दोस्तों परसों आज तक पर अंजनोम कश्यप ने अपने डिबेट में 3 गेस्ट बुलाए थे, सुधांशु त्रिवेदी, सुरेंद्र राजपूत और प्रियंका चतुर्वेदी। ये डिबेट चर्चा में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी इस पूरे डिबेट का लाइमलाइट अकेले ही लूट कर ले गई। हालांकि बाकी के बचे दोनों लोग यानी कि सुरेंद्र राजपूत और सुधांशु त्रिवेदी की डिबेट भी जबरदस्त थी। इस डिबेट में सुरेंद्र राजपूत ने खुलकर दिखाया कि आखिर क्यों कांग्रेसी प्रवक्ताओं की हर डिबेट में जमकर कुटाई होती है, आखिर क्यों उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी कमजोर साबित हुए हैं, उन पे वृद्धावस्था हावी हो गई है। मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, चिरयुवा थे और चिरयुवा हैं और चिरयुवा रहेंगे भी, लेकिन वृद्धावस्था वाले नेता को, जो वृद्ध बुद्धि नेता है, उससे निजात पाइए। बाल बुद्धि में तो सीखने का हौसला है, लेकिन वृद्ध बुद्धि नहीं सीख सकती। आप वृद्ध बुद्धि कह रहे हैं तो खड़गे जी की आयु क्या है? वो तो मोदी जी से भी 12 साल बड़े हैं और सोनिया जी की आयु मोदी जी से अधिक है। तो आपका क्या विचार है उसके बारे में? मतलब इन लोगों के लिए 55 साल के राहुल गांधी एक युवा नेता हैं, जबकि नरेंद्र मोदी एक वृद्ध, एक बुढ़ाऊ नेता। लेकिन वही मोदी जी से बड़ी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर इन लोगों की आवाज भी नहीं निकलती और ये लोग शर्मा के रह जाते हैं। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद हमारे साथ बीजेपी के जुड़ गए। सुरेंद्र राजपूत जी पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं, आरोप कई सारे लगते हैं कि कम टाइम इन्हें मिला, कम टाइम उन्हें मिला, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी और वक्त तय करने का तरीका क्या है। तो आपको बता दें, कुल 21 घंटे का वक्त तय हुआ था चर्चा के लिए। एक फॉर्मूला है, एक सांसद के लिए 2 मिनट मिलते हैं, तो 240 सांसदों वाली पार्टी को उसी हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि 240 सांसदों वाली बीजेपी को कितना वक्त मिलेगा। और अगर वैसे ही 8 घंटे उन्हें मिले, कांग्रेस पार्टी जिनके 99 सांसद है, तो उसमें आप देखिए 98 उस वक्त, तो सांसदों के लिए 3 घंटे 18 मिनट का वक्त तय किया गया था। मेरा पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे यही है कि विपक्ष ये कहता है कि आप उनकी आवाज दबाते हैं, वो संविधान लेकर घूमते हैं, वो कहते हैं संविधान को आप लोग छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उसकी आत्मा को चोटिल कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष और उनका यह भी कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा लोकसभा में नारेबाजी हो रही थी, आप मणिपुर वाले सांसद को बोलने देते। आपका जवाब? दो जवाब शुरू करो। देखिए, कौन आवाज दबाता है ये कोई जाकर रिकॉर्डिंग देख ले। जब विपक्ष के नेताओं ने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला या राज्यसभा में खड़गे जी ने बोला, सत्ता पक्ष ने उनकी बात पूरी तरीके से शांति से सुनी। और जब प्रधानमंत्री जी ने बोला तो पूरे टाइम नारेबाजी होती रही, पूरा टाइम हो हल्ला करते रहे, आवाज दबाने का प्रयास किया। और मैं पूछना चाहता हूं, 135 मिनट तक, जब 1 घंटा 40 मिनट आपने बताया प्रधानमंत्री जी 2 घंटा 14 मिनट तक बोले, तो उस समय लगातार मणिपुर होता रहा। हमारे जो विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, जरा बता दें, 2 घंटा 14 मिनट तो छोड़िए, 14 मिनट भी बोला किसी ने मणिपुर पे? बताइए। नारेबाजी मणिपुर पे 2 घंटा 14 मिनट बोला, आधे घंटे नहीं। ये होता है राजनीति करना। अरे जब आपको मौका मिला था आप उस विषय पे बोलते। कोई जाके डिजिटल डाटा का जमाना चेक कर ले, 10% नहीं 5% कुल मिला के नहीं बोला राष्ट्रपति के अभिभाषण में मणिपुर के मुद्दे के ऊपर विपक्ष के नेताओं, मगर नारेबाजी लगातार कर रही है। यदि आप उस विषय पे गंभीर, सदन चर्चा के लिए होता है, तो आप आइए और गंभीरता से उस विषय को ऊपर रखिए, तब आप सरकार से सवाल पूछिए। और मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं, पिछले सत्र में याद करिए, अविश्वास प्रस्ताव तो मणिपुर के लिए लाया गया था। उस अविश्वास प्रस्ताव में जाके सारा देख लीजिए, 5% नहीं बोला गया मणिपुर पे। जो अविश्वास प्रस्ताव ही मणिपुर को लेकर लाया गया, उस पे 5% नहीं बोला गया। और सारा हल्ला इस बात का था कि प्रधानमंत्री जवाब दें, जो हर ढंग से नियमानुसार गलत था कि नियम 267 के तहत चर्चा चाहिए, जबकि चर्चा पहले हो गई थी। 267 में संबंधित मंत्री जवाब देता है, नहीं हमें प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, उससे पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए, जबकि मंत्री या प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद चर्चा नहीं होती। तो मुझे वक्तव्य भी चाहिए, वक्तव्य के बाद चर्चा जिस नियम में चाहिए, उस नियम में मंत्री जवाब देता नहीं, प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए। मगर जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो छोड़ के चले गए। अरे भाई, आपने पूरी संसद का पिछला सत्र नहीं चलने दिया कि प्रधानमंत्री जवाब दें, तो जब अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो सुनना चाहिए था।
ये सही बात दर्शाता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे बस हंगामा होना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब वो देंगे। क्या उच्छृंखलता ज्यादा कांग्रेस पार्टी दिखाती है, ये उनका आरोप है। लेकिन एक प्रश्न भी है, और सुरेंद्र राजपूत जी, वो प्रश्न ये है कि 240 सांसदों वाली पार्टी को जनता ने अपने वोट से तय किया है कि वो 8 घंटे बोलेंगे, है ना। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की ही आवाज को दबा देना ये कैसे सही हो सकता है? मतलब बैटिंग कीजिए आप लोग, 100 मिनट जब राहुल गांधी बोले तो उनकी आवाज सब तक गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने लगे तो लगातार नारेबाजी। मतलब बैटिंग कीजिएगा, लेकिन जब फील्डिंग की बारी हो गई, राज्यसभा में जब वो बोलने लगे मणिपुर पर, वॉकआउट कर दिया। ये कैसे इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है? जी, वो कहते हैं ना कि सुधांशु जी के लिए भी एक शेर है और उसमें हल्का सा हिस्सा आपके लिए भी है। कहते कितने मासूम लग रहे हो, तुम्हें जो जालिम कहे वो झूठा है। वाह, कितने सुधांशु जी बेचारे इंसान है, कितने क्या नाम डर रहे हैं हमसे, कितना जो है प्रधानमंत्री जी का गला घोटा जा रहा है, कितना सब कुछ उन्होंने बताया कि मणिपुर के बारे में ये नहीं हुआ। अभी अच्छा हुआ सुधांशु जी खाली हिंदी में बोले, संस्कृत में, हिब्रू में और अंग्रेजी में नहीं बोले। अरे सुधांशु जी, मणिपुर के जिस सांसद को बोलना था उनको बोलने दिया आपने? नहीं बोलने दिया। क्यों आप इस ऐतिहासिक सत्यों के साथ और तथ्यों के साथ जो है छेड़छाड़ करते हैं? उचित नहीं है। आप जैसे विद्वान आदमी से 2-4 लोग तो भाजपा में हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ पढ़े लिखे हैं, वो भी लखनऊ से, लेकिन आपको तो फिर वही इतिहास के तथ्यों को डिस्टॉर्ट करना है। जिस बात को आप अपनी तरफ ले जाना चाहते हो, ये आपके लिए गर्व का विषय नहीं, ये आपके लिए शर्म का विषय है कि आपने मणिपुर के सांसद को नहीं बोलने दिया। और आज तक जैसे एक अच्छे क्या नाम चैनल पर आप बोल रहे हैं कि वहां पर इन लोगों ने कितना बोला कितना नहीं बोला, हमने एक आदमी को पूरा रखा था बोलने का, आपने बोलने नहीं दिया। ये आपके लिए शर्म का विषय है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रधानमंत्री जी कमजोर साबित हुए हैं, उन पर वृद्धावस्था हावी हो गई है। मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे कि इस तरीके के प्रयासों से जनता आपकी तरफ नहीं जाने वाली। जनता को अगर आपको अपनी तरफ करना है सुधांशु जी, तो 29 लाख पद जो केंद्र में खाली है उसको आप भरिए। हमारा बड़ा स्पष्ट आरोप है, कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए, कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। सुधांशु जी, बदल दीजिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिसके गले पे कोई आदमी खड़ा हो जाए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, सुरेंद्र जी ने तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियों से बात शुरू की और फिर प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियों में चले गए। मैं बताना चाहता हूं, जिसे आप कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसने वो इतिहास बनाया है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं बना। लगातार तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बन के आई है। और ये वो नहीं है प्रधानमंत्री जो नेहरू जी का जब बराबरी की, जो जवाहरात के लाल नहीं थे, ये गुदड़ी के लाल थे जो प्लेटफॉर्म पे चाय लेके दौड़ते थे। इनके मुंह में चांदी का चम्मच नहीं था, इनके हाथ में चाय का प्लेट और चम्मच था। इसलिए ये उस स्थिति में पहुंचे और आपने पूरी कोशिश की उनको डुबाने की। तो सुरेंद्र जी, आपने कहा था, तो मैं भी आप अपने वक्तव्य की शुरुआत एक शेर से करता हूं मोदी जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, 44, 52, 99, यहीं तक तो मंजिल है ना। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। परंतु मैं ये भी बात कहना चाहूंगा पुनः एक बार फिर, मैं इन्होंने प्रधानमंत्री पे टिप्पणी की, उन पर वृद्धावस्था हावी हो गई है। सुनिए, वृद्धावस्था नहीं, राहुल गांधी जी के ऊपर युवावस्था इतनी हावी है कि 55वें वर्ष में प्रवेश करके भी बचपना जा नहीं रहा है, और 55वें वर्ष में प्रवेश करके वो युवा कहला रहे हैं। तो वो भारतीय राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुल नेता हैं। तो मुझे लगता है अवस्था का विषय का प्रश्न आपके लिए ज्यादा बड़ा है, हमारे लिए बड़ा नहीं है। राहुल गांधी अगर चिर युवा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। राहुल गांधी हमारे नेता है, चिर युवा थे और चिर युवा हैं और चिर युवा रहेंगे भी। लेकिन वृद्धावस्था वाले नेता को, जो वृद्ध बुद्धि नेता है, जिसको हम लोग अगर आप हमको बाल बुद्धि कहेंगे, तो जो वृद्ध बुद्धि नेता है उससे निजात पाइए। बाल बुद्धि में तो सीखने का हौसला है, लेकिन वृद्ध बुद्धि नहीं सीख सकती। आप वृद्ध बुद्धि कह रहे हैं, तो खड़गे जी की आयु क्या है? बहुत सही। 12 साल बढ़े। तो आपका क्या विचार है उसके बारे में? और सोनिया जी की आयु मोदी जी से वो भी अधिक बड़ी है। इसलिए इस प्रकार की नितांत व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। बड़े नेताओं के साथ सम्मान से बात करनी चाहिए। हमने तो सिर्फ ये बात कही, आप लोग युवा कहते हैं, तो देश का युवा जान सकता है कि 54 साल पूरा करके 55 में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति युवा है या नहीं है। ये देश की जनता को तय करने दीजिए। आप युवा मानिए, उस पर कोई समस्या की बात नहीं है, आप युवा मान सकते हैं। और रही बात अहंकार की,
तो भगवान की फोटोएं सदन के पटल पर यूं दिखाना और फिर यूं रख देना, फिर गुरु नानक देव की फोटो यूं दिखाना और फिर यूं रख देना, उस नेता के द्वारा जिसने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है, वो अहंकार नहीं है। और जब सत्ता थी तो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में यह कहना कि मैं यूं फाड़ के फेंक देता, यह अहंकार थोड़ी था, ये तो बड़ी विनम्रता थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या बोलूं, मतलब बोलने के लिए बचा ही क्या है। ये लोग अहंकारी बताते हैं पीएम मोदी को, जबकि अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है इनके ही सबसे सीनियर लीडर में। ये लोग बोलते हैं कि दूसरा इंसान मतलब कि पीएम मोदी उन पर वृद्धावस्था हावी हो गई, जबकि इनके दो शीर्ष नेता जो सबसे सीनियर लीडर्स हैं वो दोनों के दोनों पीएम मोदी से बड़े हैं और उन पर इन लोगों की आवाज भी नहीं निकलती। इसी तरह की जाने कितनी और हिपोक्रेसी हैं जो कांग्रेस वाले लगातार फैलाने की कोशिश करते हैं, जो कि आए दिन एक्सपोज होती रहती है और इन लोगों को बेघर कर देती है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।